गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का सबसे महत्वपूर्ण, इंटरेस्टिंग, चौंकाने वाला विषय यह है कि किस प्रकार से जो जीडीपी होती है और जो हमारे यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति होती है उनमें कितना ज़बरदस्त विरोधाभास होता है। तो मामला क्या है? मामला कुल मिलाकर के यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक याचिका आई है जिसमें प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन दिए जाने से का मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही है। चलिए, सुनवाई होती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो साक्ष्य आए हैं उन साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह सच पूछिए बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है और दिल और दिमाग को खोल के रख देने वाली है। देखिए, हम सब विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी हम वहां तक पहुंच जाएंगे, दावा करते हैं इसका। आज़ादी के लगभग लगभग 80 साल पूरे होने के करीब है और ये हमारा शासन है, हमारा स्वशासन है। हम सुशासन की भी बात करते हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 1970-71 के आसपास, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और उसी नारे के दम पर उन्हें लोकसभा के 1971 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का कोई भी चुनाव ऐसा रहा हो जिसमें गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त ना की गई हो। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई बहुत भयावह है। एक और भी नई सच्चाई उभर करके आई है। ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद पूरी दुनिया अपने जीडीपी को बढ़ाने में लगी हुई है, अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। आयात निर्यात बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, मध्यम वर्ग की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये लगभग लगभग दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। हम इससे अलग नहीं हैं। हमारे यहाँ भी ये दावा किया जा रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और हमारे लोगों का जीवन स्तर पहले की तुलना में बेहतर हुआ है और उसके लिए हमारे पास आंकड़े हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। लेकिन इसी के साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक बात और कही जा रही है जो चौंकाने वाली है, और वो ये है कि असमानता भी बढ़ी है। असमानता बढ़ी है का मतलब है कि जिनके पास पहले से धन है वो बहुत धनी होते चले जा रहे हैं और जिनके पास धन कम है या जो गरीबी रेखा के आसपास हैं वो और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। यानी कि धन तो आ रहा है देशों के पास, लेकिन उसका वितरण समान तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो ये धन बरस रहा है किसी टीले पर बरस रहा है, किसी टीले पर बरस रहा है और उस टीले पर एक बहुत बड़ा जलकुंड है। जो पानी बरसता है तो उस जलकुंड में समा जाता है और जो थोड़ा सा पानी बचता है वो इस टीले से बह करके मैदान में फैल जाता है। यानी कि जो पानी आ रहा है, जो धन आ रहा है वो कुछ लोगों तक सीमित हो जा रहा है, जिससे आप धन का केंद्रीयकरण कह सकते हैं। और यही पूंजीवाद की सबसे बड़ी बुराई भी थी और इसी बुराई से मुक्ति पाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समाजवाद की परिकल्पना की थी, जिसके पुरोधा थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन क्या हम सच में ऐसा कुछ कर पाए हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो साक्ष्य आए हैं, आइए उनके आधार पर देखने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि सरकार जो दावे करती है वो बहुत ही विरोधाभासी दावे हैं। विरोधाभासी कैसे हैं? जैसे मान लीजिए, यदि किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक बढ़ी है तो सीधी सी बात है कि वहाँ गरीबी कम होनी चाहिए, क्योंकि आय बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन पता लग रहा है कि आय तो बहुत बढ़ी और वहाँ गरीबी का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जो हरियाणा है वो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से टॉप पर है। उसकी प्रति व्यक्ति आय है 3,26,000 रुपये, राइट। और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ जिन लोगों के पास बीपीएल का कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड है, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वालों का प्रतिशत है वह 70% है। समझ रहे हैं आप? 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और प्रति व्यक्ति आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है, 3,26,000 रुपये।
तो ये किनके पास है? ये सोचने की बात है दोस्तों, और अर्थव्यवस्था का बहुत ज़बरदस्त ये अपडेट है, स्पेशली मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात पर गौर किया है कि जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक हैं उनमें से कई राज्यों में गरीबी का प्रतिशत भी ज़्यादा है। उसने कोट किया है कि गुजरात में प्रति व्यक्ति आय देश के तीसरे स्थान पर है। गुजरात प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात देश में तीसरे स्थान पर है। वहां प्रति व्यक्ति आय है 2,72,000 रुपये। लेकिन वहां 83% गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 83%। और मैं यहां आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि गरीबी की परिभाषा क्या है। सन 2014 में रंग राजन समिति ने गरीबी के लिए जो फार्मूला दिया था, हम उसे ही अभी भी मान करके चल रहे हैं। रंगराजन समिति का फार्मूला क्या है, और ये जनरल स्टडीज की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये है कि शहर में अगर कोई 1410 रुपये प्रति माह कमाता है शहर में, गांव में अगर कोई 960 रुपये प्रति माह कमाता है, तो वह गरीबी रेखा से ऊपर है। इससे कम अगर कमाई हो रही है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि गरीब है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, गांव में 960 रुपये है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, और जो मनरेगा है वह एक प्रकार से अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार की मर्जी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। आप सरकार के पास जाइए, काम मांगिए, सरकार आपको काम देगी। काम प्राप्त करना आपका अधिकार है, और यदि आपको सरकार काम नहीं दे पा रही है तो आपको इसका मुआवजा देगी। तो क्या महीने में 960 रुपये कोई भी व्यक्ति नहीं कमा सकता है? और यदि वह मनरेगा का लाभ ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। और यदि गरीब नहीं है तो गुजरात जैसे राज्य में फिर इतने लोग 83.39% गरीब कैसे हैं? इन आंकड़ों को आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि सच में ये हो क्या रहा है, वो कैसे रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, दूसरे राज्यों को भी देखिए, वहां आपको बहुत ही एक अलग तरीके की स्थिति दिखाई देगी। गुजरात की मैंने चर्चा की आपसे, झारखंड के बारे में आपका क्या ख्याल है? झारखंड धनी राज्य है या गरीब राज्य है? अब बिल्कुल यही उत्तर देंगे कि नहीं नहीं, झारखंड तो गरीब राज्य है। अब देखिए, झारखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो गुजरात से केवल 38% है। यानी कि गुजरात मोटे तौर पे कह लीजिए झारखंड से प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2.5 गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन झारखंड के केवल 30% लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए सुपात्र हैं, 30%। और गुजरात में ये कितना है? 83%। और गुजरात की जो प्रति व्यक्ति आय है वो झारखंड की तुलना में 2.5 गुना है। तो ये क्या हो रहा है? आंकड़ों का किस तरीके से खेल चल रहा है? इस पर आपको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर परिवार को प्रति माह 35 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ऐसा जानबूझ कर रही है या होने दे रही है? क्योंकि उसके दिमाग में अब लोक लुभावनवाद का तंत्र चल रहा है। लोग नाराज ना हो जाएं, लोग खुश रहें, और इसी का परिणाम है कि चुनाव में फ्री देने के वायदे करने। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो परिभाषा बना रखी है गरीबी की, वही अपने आप में गलत है? उस पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है। मतलब बहुत सारी बातें इससे उठ रही हैं, बहुत सारे सवाल दिमाग में पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ियां तो हो रही हैं। तो दोस्तों, ये महीने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे हैं, और भारत जैसे देश में जहां हम अभी भी गरीबी से लड़ रहे हैं, हमारा जो सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है वो गरीबी से हो रहा है, और इन आंकड़ों को दुरुस्त करना ज़रूरी है, ताकि नो डाउट
एक कल्याणकारी राज्य में सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके यहाँ कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। राज्य का ये धर्म बनता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो। भारत दुनिया को पहला देश था जिसने खाद्यान्न का अधिकार दिया था, और पूरी दुनिया में इसकी सराहना हुई थी और आज भी हो रही है। शिक्षा भी हमारे यहाँ मौलिक अधिकार है, लेकिन हम अशिक्षित देशों में हैं। खाद्यान्न हमारे यहाँ अधिकार है, बाकायदे कानून बना है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भूखमरी है और सबसे ज़्यादा कुपोषण भी है। स्वास्थ्य का क्या हाल है हम सभी जानते हैं। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर यही सब कुछ है तो फिर आप वेलफेयर स्टेट कैसे है? ये सब विचार करने योग्य बातें हैं। तो दोस्तों, आज के विषय में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।